तो गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल डीसी ऑनलाइन एकेडमी में। तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट सेकंड। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी ली होगी, मैंने एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट पार्ट करवाया था, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर ली थी क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही थी। सो मैंने फर्स्ट पार्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड और पहले 3 क्वेश्चंस करवाए थे। तो चलिए अब आगे करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डीसी ऑनलाइन एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए अब देव की अगली वीडियो देखते हैं। तो गाइस मैंने आप यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सो हमें इसको सिंपली ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड करना है। तो पिछली वीडियो में भी एक ऐसे क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 3 था। तो अगर अभी तक आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जाके देख लीजिए। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो के तरह ही करेंगे कि सबसे पहले a को लिख लेते हैं जो इसके साथ कोएफिशिएंट्स है। सो ये 1/2 है, a1 और a2 इक्वल्स टू 1/2, और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा -5/-10। तो अब अगर आप ध्यान से कंपेयर करें इसे, सो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये तीनों आपस में एक बराबर है क्योंकि जब ये कैंसिल आउट होगा तो ये 1/2 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये जो क्राइटेरिया है ये है इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस का। सो ये तो होगा इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन, लेकिन इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस में कौन से उसमें आता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो जो इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन है वो आता है कंसिस्टेंट में। तो ये हो गया कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो अब ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया तो हमें इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलिए इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लेते हैं हाथ के हाथ। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। सो हम पहले x की जगह ले लेते हैं 0। अगर हम यहाँ x की जगह 0 पुट करते हैं तो यहाँ जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 5, और अगर हम इसी इक्वेशन में y को 0 पुट करते हैं, y को 0 पुट करेंगे तो जो हमारी x की वैल्यू है वो आ जाएगी 5। तो ये तो हमारे पहले कोऑर्डिनेट्स हो गए पहली इक्वेशन के। दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं, अगर इसमें भी x की जगह 0 पुट करते हैं तो यहाँ 0 2 into 0 0 हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा तो जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 5। और अगर यहाँ y की जगह हम 0 पुट करते हैं फॉर y इक्वल्स टू 0, सो जो x की वैल्यू है वो भी आ जाएगी 5। तो अब इनको एक बॉक्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि थोड़ा समझना आसान हो। इक्वेशन नंबर 1 के लिए, इक्वेशन नंबर 1 जब हमने x को 0 रखा तो y 5 आया, मतलब जब x को 0 रखा तो हमारा y 5 आया, और जब y को 0 रखा तो x 5 आया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि जब हमने x को 0 रखा तो हमारा y 5 आया, और जब हमने y को 0 रखा तो x 5 आया। तो ये मिल चुके हैं हमें कोऑर्डिनेट्स। अब चलिए इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस चलिए अब हम इसे प्रूफ करते हैं ग्राफिकली। सो ग्राफिकली प्रूफ करने के लिए तरह हम पहले बनाते हैं ग्राफ। सो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो वैल्यूज आई थी, मैं आपको कल भी बताया था कि आप ऐसी वैल्यूज लीजिए जो कि एक ही, जैसे यहाँ सारे सिंगल डिजिट है तो उसमें आसानी होगी। सो यहाँ x एक्सिस पे 0 5 है तो मैं 1 के गैप में सारे एक्सिस पे लेता हूँ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने मार्किंग्स करी है। तो चलिए अब इक्वेशन के हिसाब से पुट करते हैं। तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट था वो था 0,5। सो इट मींस 0,5 यहाँ पर, तो ये हो गया 0,5। दूसरा कोऑर्डिनेट था 5,0, 5,0 इधर, ये बन गया हमारे फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन पे आता है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 0,5 फिर से भाई 0,5 यहीं पर आया, और दूसरा है 5,0। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो दोनों इक्वेशंस की लाइन है वो एक दूसरे के जस्ट ऊपर ही ऊपर आ रही हैं, और हमने जो यहाँ आंसर निकाला था कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, तो इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन देते हैं। तो इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन और ये मतलब होता है कि जो एक लीनियर इक्वेशन की लाइन होती है वो दूसरे के ऊपर से आती है, तभी तो इसके अंदर इतने सारे इक्वेशंस मिल जाती हैं हमें।
तो गाइस इस तरीके से इसका पहला पार्ट खत्म होता है। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं। चलिए गाइस अब मैंने यहाँ पे लिख दिया फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये टोटल इसमें 4 पार्ट है, मैं सिर्फ 2 ही करूंगा, बाकी 2 आप ऐसा प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। तो चलिए इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले a1 a2 लिखना है। सो a1 a2 है 2/4 इक्वल्स टू b1 b2 1/-2। अब आप यहीं पे देख लीजिए क्योंकि सबसे पहले हमें a और b को ही कंपेयर करना पड़ता है। अगर इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। सो इट्स 1/2 नॉट इक्वल्स टू 1/-1/2। सो ये a1/a2 इट्स नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इसका मतलब है ये है यूनिक सॉल्यूशन, और जो यूनिक सॉल्यूशन है वो भी कंसिस्टेंट कैटेगरी में ही आता है। तो हमें इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये आ गया कंसिस्टेंट कैटेगरी में, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। तो ये आ गया कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब चलिए इसके ग्राफ को प्रोसेस शुरू करते हैं। सो ग्राफ बनाने के लिए सेम वही प्रोसीजर, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के पहले हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी 2x + y = 6। ये हो जाएगा 4x - 2y = 4। अब थोड़ा आसान पड़ेगा, तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम x की जगह 0 पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर देते हैं, सो 2 0 0, सो जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 6। y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब अगर y की जगह 0 पुट कर देते हैं, y की जगह अगर 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी 3। गाइस मैं आपको बताऊं जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं आपको x और y में 0 ही पुट करना है, क्योंकि उससे थोड़ा जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाता है। ये क्वेश्चन सेकंड के लिए देखते हैं। इक्वेशन सेकंड में अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये 4 तो पूरा 0 हो जाएगा, -2 4 के नीचे जाएगा, तो जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी -2। और अगर y की जगह 0 पुट करते हैं, जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 नीचे जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से हमें हमारे चारों कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं ग्राफ। तो गाइस चलिए अब हम बनाते हैं ग्राफ। सो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट बना ली, यहाँ पे हमारी सारी कोऑर्डिनेट्स हैं। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं, y और x 0 0 है, तो हम ऐसा करते हैं 1 1 का गैप लेते हैं, वो आसान रहेगा। तो गाइस जैसा कि आप ये देख सकते हैं मैंने मार्किंग्स कर ली है, तो चलिए फटाफट कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं। सो ये है 0,6, सो 0,6 यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा 0,6। दूसरा कोऑर्डिनेट है 3,0, इट मींस यहाँ पे 3,0। इसको मिला देते हैं, ये बन गई हमारी पहली वाली इक्वेशन की लीनियर, पहली वाली लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। सेकंड इक्वेशन बात है, सेकंड इक्वेशन है 0,-2, सो 0,-2 इधर आएगी 0,-2। और दूसरा है 0,1, इट मीन 1,0, सॉरी, सो ये 1,0 यहाँ पे आएगा। तो अब देखिए ये तो एकदम ऐसे जा रहा है, तो ये लाइन जो ये वाली इक्वेशन की लाइन है ये यहाँ से क्रॉस आउट हो रही है और ये एकदम सीधी जाएगी, तो ये यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगी। तो जो हमारे इसकी कैटेगरी आई थी वो भी यूनिक सॉल्यूशन आई थी। यूनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो इस तरीके से जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो खत्म होता है। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो गाइस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक गार्डन है, उसका जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर है, मतलब उसकी किन्हीं दो साइड का जो लेंथ है वो टोटल 36 मीटर है, और जो उसकी लेंथ है वो 4 ज्यादा है उसकी विड्थ से। तो शुरुआत में हमारा काम क्या होता है, हम मान लेते हैं कि जो विड्थ है वो x है। अगर हम विड्थ को x मानते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी x+4, लेंथ हो जाएगी x+4। तो अब वो आगे बोल रहा है कि जो इसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर है, मतलब पेरीमीटर का हाफ पेरीमीटर, जिसका हाफ पेरीमीटर है वो है 36 मीटर।
तो अब हमने सारी इक्वेशंस बना लिए, तो चलिए इसे अब आगे सॉल्व करते हैं। तो गाइस जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे सबकी डायमेंशंस लिखनी है क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि इसने बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो अगर आप ध्यान दें जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल वो होता है 2l+b, ये तो पूरा पेरीमीटर होता है, लेकिन उसको बोला हाफ। तो हाफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम यहाँ से 2 हटा दें तो ये हाफ ऑफ द पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो वही करते हैं, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा l+b। तो हाफ पेरीमीटर का हमारे पास है 36 और लेंथ दे रखी है हमें x+4 और ब्रेड्थ है x। अब इसे फटाफट सॉल्व कर देते हैं। 36 = 2x+4, 4 इधर माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा 32, यहाँ 2x हो जाएगा, x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 32/2, ये हो जाएगा x। कैंसिल आउट होके आ जाएगा 16, मतलब जो x की वैल्यू है वो आ गई 16 मीटर। इसका मतलब जो हमारी विड्थ थी वो आ गई 16 सेंटीमीटर। तो लेंथ हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि जो लेंथ है वो है x+4 और हमें मिल चुकी है हमारी जो x है वो है 16। सो इसका मतलब जो विड्थ है वो हो जाएगी 20 मीटर। तो भाई ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब सिर्फ आपको यही हाफ पेरीमीटर और क्या क्या कंफ्यूज कर रखा है। अगर आप यार फॉर्मूला नहीं निकाल पाते तो इसका भी फॉर्मूला है, इसने हाफ ऑफ पेरीमीटर बोल रखा है तो आप इसका डबल करके पेरीमीटर और रेक्टेंगल के फॉर्मूले में ही लगा सकते हैं और उसके बाद जब वहां 2 नीचे आएगा तो आप 36 ही बन जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो खत्म होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो चलिए गाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, given the linear equation 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pairs so form intersecting lines, parallel lines and coincident lines। so हमें इस इक्वेशन के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन होती है, ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि एक जगह इंटरसेक्टिंग वाले सॉल्यूशन फॉर्म हो, एक जगह पैरेलल और एक जगह कोइंसिडेंट वाले। तो इसका मतलब अब यहाँ पे सिर्फ हमारे दिमाग का काम है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगे, इससे आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, a1/a2 not equals to b1/b2। इसका मतलब जो a1 और a2 है वो बराबर नहीं है b1 और b2 के। सो a1 तो हमारे पास 2 है, b1 हमारे पास 3 है। सो अगर हम a1 और b1 लिख लें 3, सो अब आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ लगाना है जिससे जो ये इक्वेशन है या क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी है, अगर आप ये नीचे 1 1 भी लगा दे तब भी ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। समझ रहे हैं मतलब? तो चलिए अभी आगे सॉल्व करते हैं। तो भाई जैसा कि अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारे क्राइटेरिया है मैच हो चुका है कि जो 2/1 है वो बराबर नहीं है 3/1 के। तो इस तरीके से जो हमारा इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट है वो तो खत्म होता है। दूसरे पार्ट में चलते हैं जो कि है पैरेलल वाला। अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 not equals to c1/c2। सो मतलब a1 और a2 इस बार आपको मैच करवाने, तो मतलब a1 2 है और b1 3 है और जो c1 है वो है -8। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों के डिनोमिनेटर में ऐसी डिजिट्स रखनी है कि ये दोनों आपस में मैच हो जाए। तो अगर मैं यहाँ नीचे 4 रख दूं और यहाँ नीचे 6 रख दूं, सो ये दोनों आपस में मैच हो जाएंगे कि जब कैंसिल आउट होगा तो 1/2 आएगा। और मैं यहाँ नीचे अपॉन में 1 रख देता हूँ, तभी ये क्राइटेरिया मैच होगा कि a1 और a1/a2 भी बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। सो जो हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन बनेगी इस कंडीशन के लिए वो बनेगी 4x + 6y - 1 + 1 = 0। ये बन जाएगी हमारी इस इक्वेशन के लिए लीनियर इक्वेशन। अब दूसरा करते हैं कोइंसिडेंट वाला। तो जो कोइंसिडेंट वाले सॉल्यूशंस होते हैं उनका फॉर्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 not equals to c1/c2। इसमें तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो सेम हम इसी को ले लेते हैं कि जो a1 है वो 2 है, नीचे 4 ले लेते हैं equals to 3/6। ये दोनों आपस में मैच है और यहाँ पे -8 है। तो इसको मैच करने के लिए 1/2 से हमें नीचे डिवाइड करना पड़ेगा -16।
तो जब ये कैंसिल आउट होगा तो ये 2/4 भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा। तो ये तीनों आपस में इक्वल है, तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, जिनको हम कहते हैं कोइंसिडेंट सॉल्यूशंस। सो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 4x + 6y - 16 = 0। तो गाइस ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन था कि आपकी बस जो ब्रेन है वो कैसे सेंस करता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी खत्म होता है। तो चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by the lines and the x-axis. Shade the triangular region. इसका मतलब यहाँ पे हमें दे रखी है दो लीनियर इक्वेशन। इन लीनियर इक्वेशन से हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करके उसे ग्राफ पे प्लॉट करना। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल के वर्टिसेस भी बताने हैं और जो ट्रायंगुलर एरियाज को शेड भी करना है। तो सबसे पहले हम ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल रखी है, तो सबसे पहले इनको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मार्क कर देते हैं। इक्वेशन 2 मार्क करने के बाद अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसे सॉल्व करना ज्यादा आसान रहेगा कि जब हम इसे सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। तो सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वल्स टू -1 3x + 2y = 12। ये सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, पर जो कन्वर्ट करना वो ज्यादा आसान रहेगा। तो इक्वेशन 1 के लिए अगर हम x की जगह इक्वेशन 1 के लिए अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो जो हमारा y आएगा वो आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस है माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और इक्वेशन 1 के लिए अगर हम y की जगह 0 पुट करते हैं, y की जगह 0 पुट करेंगे तो जो हमारा x की वैल्यू आएगी वो आएगी -1। ये तो हमारे पहले इक्वेशन के लिए हो गया। दूसरी इक्वेशन के लिए करते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर देखें हम ध्यान से, तो अगर ये इक्वेशन 2 जिसको सिंपल में हमने बनाया था, तो अगर हम x की जगह 0 पुट कर देते हैं। गाइस मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अब जो जितनी भी आगे आपकी लीनियर इक्वेशन आएंगे आपको ज्यादातर उसमें 0 ही पुट करना है, क्योंकि 0 पुट करने से जो हमारी कैलकुलेशन में ज्यादा आसान हो जाती है। तो यहां जब x से 0 पुट करेंगे तो यहाँ 2 ये 0 हो जाएगा, 2 जब डिवाइड हो जाएगा तो जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 6। और जब हम y की जगह 0 पुट करेंगे, जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ 3 नीचे जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 x की वैल्यू। तो अब इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो चलिए फटाफट हम बना लेते हैं इनका ग्राफ। तो ग्राफ के लिए अब आप देख लीजिए यहाँ पे x एक्सिस में 0 है, 0 है, x एक्सिस 0 है, यहाँ पे y एक्सिस 0 है, मतलब 1 1 का ज्यादा से ज्यादा गैप आएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बना लिया ग्राफ। ये है हमारी y एक्सिस, ये है x एक्सिस। अब फटाफट प्लॉट करते हैं। सो इक्वेशन 1 के लिए जो सबसे पहला कोऑर्डिनेट है वो है 0,1। सो इट्स 0,1, ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पर 0,1। दूसरा कोऑर्डिनेट है -1,0। इट मींस -1,0 -1,0। अब सेकंड इक्वेशन में चलते हैं। सेकंड इक्वेशन में जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है वो है 0,6। सो इट्स 0,6 और जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है वो है 4,0। इट मींस यहां पे 4,0। अब इसे फटाफट मैच करते हैं। तो जो पहले कोऑर्डिनेट्स है वो तो ये, तो इनको मैच करते हैं फटाफट। कैसे जाएगा, और इसको यहाँ मैच करते हैं यहाँ पे, और इसको अगर हम आगे तक एक्सटेंड करें तो ये आ जाएगा हमारा ट्रायंगुलर रीजन। ये आ गया हमारा ट्रायंगुलर रीजन। तो अब हमें इस ट्रायंगुलर के वर्टिसेस बताने। वर्टिसेस क्या होते हैं, जहां पे ट्रायंगल की साइड्स है, किसी भी क्वाड्रेंट की साइड्स, दो साइड्स आपस में आके मिलती है, उससे वर्टिसेस कहते हैं। तो एक वर्टिसेस ये रहा, एक वर्टिसेस ये रहा और एक वर्टिसेस ये रहा। इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हम लिख देंगे। सो इसका कोऑर्डिनेट है -1,0, इसका कोऑर्डिनेट है 4,0 और इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,3। ये स्केल से नहीं बनाया, क्योंकि जब आप ग्राफ के प्रॉपर स्केल मेजरमेंट लेके बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेंगे। तो जो पहला कोऑर्डिनेट है वो है हमारा -1,0, दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,0 और तीसरा कोऑर्डिनेट जहां तक अप्रोक्स में देख के लग रहा है तो 2,3। ये आ गए हमारे ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स। और जो एंड में हमें क्या करना है, जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको शेड कर देना है। तो ये हमने ट्रायंगुलर रीजन को शेड कर दिया।
तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेपर में कभी कभार आ जाता है, खासकर बोर्ड एग्जाम्स में। तो गाइस इस तरीके से जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है वो पूरी खत्म होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए एक्सरसाइज 3.2 तो खत्म हो गई। अगले एक्सरसाइज में आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, दोबारा से रिव्यू करेंगे उसके बारे में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।